नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आइए अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर महापंचायत शुरू हुई है। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए तीर्थ पुरोहित मांग कर रहे हैं। महापंचायत की बैठक में आगामी रणनीति पर फैसला होगा। बोर्ड भंग करने के लिए मंत्रियों के आवास घेरने की भी रणनीति बनेगी। ये सूत्रों के हवाले से खबर है हमारे पास। महापंचायत शुरू हो गई है। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए तीर्थ पुरोहितों की मंत्रियों के आवास घेरने की भी रणनीति बनेगी। इसमें हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है हमारे पास। विपक्षी दल भी लगातार देवस्थानम बोर्ड मामले को लेकर संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं और चार धामों के तीर्थ पुरोहित ये महापंचायत कर रहे हैं, शुरू हो चुकी है। कि हमारे चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों का जो महापंचायत है उससे जुड़ी हुई जो पंचायतें हैं और मंदिर समितियां हैं उसके सारे पदाधिकारी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हमारी अभी बैठक शुरू हो गई है। और इस बैठक में जो हम आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। 30 तारीख तक का समय सरकार ने दिया है और 1 तारीख से हम लोग जो है किस तरह का आंदोलन हम करेंगे। पहला हमारा ये है कि जो चारों धामों की शीतकालीन पूजा स्थल हैं वहाँ पर हम धरना और प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा हम राजधानी में भी जो है उग्र आंदोलन करेंगे और सामाजिक संगठनों, धार्मिक संगठनों से भी जो है सहयोग करके जो है इस आंदोलन को विस्तार देंगे। चलिए आपको सीधा देहरादून ले चलते हैं। पंकज राणा हमारे संवाददाता इस वक्त वहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, इस महापंचायत में कौन कौन से लोग शामिल हैं, ये कब शुरू हुई है, कब तक चलेगी और क्या सब्जेक्ट्स हैं इसमें जो डिस्कस किए जा रहे हैं? राजन, देखिए 1 बजे से बैठक शुरू हो गई है। तमाम पदाधिकारी महापंचायत के इसमें आ गए हैं। चारधाम तीर्थ पुरोहित हकूकधारी जो महापंचायत चार धामों की है उसके तमाम जो तीर्थ पुरोहित हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। आगामी रणनीति तैयार की जा रही है क्योंकि सरकार ने ये कहा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ दौरे पर आए थे कि जो बोर्ड है उसको भंग कर दिया जाएगा। लेकिन आज 22 तारीख हो गई है और सरकार ने कोई अभी निर्णय नहीं लिया है। हालांकि 30 तारीख का वक्त दिया है, लेकिन महापंचायत लगातार इस पर कोशिश कर रहा है कि सरकार इस पर कोई सकारात्मक पक्ष दिखाए। लेकिन सरकार की ओर से अभी किसी तरह का राजन कोई सकारात्मक रवैया इसमें नहीं नजर आया है। इसीलिए क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक से तमाम जो तीर्थ पुरोहित हैं वो देहरादून पहुंचे हुए हैं। तमाम दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पहुंच रहे हैं। लगातार तीर्थ पुरोहितों का आने का सिलसिला यहाँ जारी है और इसमें ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि अब आर पार की लड़ाई होने की बात कही जा रही है। क्योंकि अब जैसे जिस तरह से केंद्र सरकार ने अपना कृषि कानून वापस लिया है उसी के आधार पर यह काम मांग की जा रही है कि सरकार भी इसे वापस करे, क्योंकि सरकार के पास दबाव बनाया जाएगा तभी सरकार इस पर आगे का निर्णय कर सकती है। लेकिन जिस तरह से सूचनाएं मिल रही हैं कि सरकार इसे भंग करेगी, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि जो कमेटी बनाई थी हाई पावर की उसकी रिपोर्ट दी गई है। उस रिपोर्ट से भी जो तीर्थ पुरोहित वो नाखुश हैं। चारधाम महापंचायत के जो प्रवक्ता हैं ब्रजेश सती वो हमारे साथ मौजूद हैं। बैठक में से उठ के आए हैं वो और उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, किस तरह की रणनीति बन रही है, क्या आप कहेंगे, सरकार का क्या रुख नजर आ रहा है? देखिए, आज जो है हमारे चार धामों के जो भी मंदिर समितियां हैं और जो पंचायतें हमारी चार धाम से जुड़ी हुई हैं उसके जो पदाधिकारी हैं मंदिर से जुड़े हुए या पंचायतों के पदाधिकारी हैं चारों धामों के, वो यहाँ पर आए हुए हैं और कोर कमेटी की हमारी एक निर्णायक बैठक हो रही है और आज हम जल्दी ही जो है इसका खुलासा करेंगे कि आगे की जो हमारी रणनीति होगी। लेकिन इस तरह निश्चित रूप ये है कि 27 तारीख नवंबर को ये श्राइन बोर्ड के नाम से 2019 में त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया था। उस दिन हमारा एक अभी जो शुरुआती निर्णय हुआ है कि उस दिन तीर्थ पुरोहित जो है काले दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाएंगे। चारों धामों के शीतकालीन पूजा स्थलों में तीर्थ पुरोहित जो है काली पट्टी बांध के इसका विरोध करेंगे और देहरादून में भी हम लोग जो है काला दिवस मनाएंगे। सतीश जी, लग क्या रहा है आपको, सरकार का क्या रुख लग रहा है? क्योंकि अभी तक किस तरह कोई निर्णय नहीं हुआ है, ना ही आपके हाथ में कोई पेपर आया, सिर्फ मौखिक बातें हुई हैं। तो लग क्या रहा है, सरकार क्या भंग करने के पक्ष में अंदर की बात कोई है जानकारी? देखिए, सरकार की क्या मंशा है अब हमको इसको लेकर शंका है क्योंकि सरकार लगातार तारीख पे तारीख दे रही है। पहले 30 अक्टूबर का हमको समय दिया गया था। इसी आधार पर मुख्यमंत्री के आश्वासन के 11 सितंबर के आश्वासन के बाद हमने अपना धरना स्थगित किया था 30 अक्टूबर के लिए। लेकिन 30 के बाद इन्होंने डेट जो है 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। तो इसको लेकर खासकर हमारे जो युवा तीर्थ पुरोहित हैं और पदाधिकारी भी ज़्यादा हमारे युवा तीर्थ पुरोहित हैं उनमें इस बात को लेकर आक्रोश है और नाराज़गी भी है। तो उनका एक साफ तौर से कहना है कि हम तारीख पे तारीख की जो ये सिलसिला सरकार कर रही है उसके इतर हम लोग जो है अब आंदोलन को उग्र रूप देंगे। और ऐसा हमारा है कि 1 नवंबर अगर सरकार 30 नवंबर तक की जो डेडलाइन दी है उस तक कोई निर्णय नहीं लेती है, एक्ट वापस नहीं होता है, तो निश्चित रूप से जो है 1 दिसंबर के बाद से चारों धामों के शीतकालीन पूजा स्थल के बजाय राजधानी देहरादून में भी आंदोलन शुरू होगा। तो ये देखिए इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। पंकज, एक सवाल जरूर पूछिए। पंकज, अभी बीच में उन्होंने बीच में एक बात आई पंकज के, जो सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है। क्या है उस रिपोर्ट में जिससे संतुष्ट नहीं है, एक बात। और दूसरा उन्होंने कहा अभी
कि आंदोलन का रूप दूसरा हो जाएगा, आंदोलन का नेचर बदल जाएगा। किस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ेगा अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है या 30 नवंबर तक वो नहीं होता है जिसकी वो अपेक्षा कर रहे हैं? राजन, देखिए एक जानकारी मैं ये दे दूं, क्योंकि अभी तक जो आंदोलन था वो चारों धामों में चल रहा था, लेकिन अब ये देहरादून आ गया है। देहरादून में इसकी रणनीति बनाई जा रही है, देहरादून में ही आंदोलन होगा। अमरण अनशन तक की बात आ रही है। सरकार अगर इसे आगे नहीं बढ़ा, इस पर कोई कदम नहीं लेती तो अमरण अनशन किया जाएगा। सती जी, पहला सवाल मेरा ये है कि जो कमेटी बनाई गई थी हाई पावर की, उस कमेटी में आपको क्या गलत चीज़ लग रही है? आपसे बातचीत हुई थी कमेटी में या क्या आपको लग रहा है उसमें? देखिए, मुख्यमंत्री ने 11 सितंबर को जो हाई पावर कमेटी बनाने की बात कही थी, हमने 13 सितंबर को हमारी पंचायत की ओर से 8 नाम मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित किए गए थे, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई भी पहल नहीं की, गंभीर नहीं रही सरकार। और 25 अक्टूबर को जो मनोहर कांत ध्यानी हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष हैं, बिना उन्होंने तीर्थ पुरोहितों की सहमति के, बिना तीर्थ पुरोहितों के पक्ष को जाने हुए किसी भी पंचायत को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया है। लिखित रूप से कोई भी किसी भी पंचायत को, किसी भी मंदिर समिति को उनकी ओर से आमंत्रण नहीं है, और उन्होंने बिना हमारी सहमति के, बिना हमारे पक्ष को जाने हुए 25 अक्टूबर को इन्होंने जो है अपनी अंतरिम रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री को प्रेषित कर दी हाई पावर कमेटी ने। उसी दिन जो है सरकार की ओर से 8 जो तीर्थ पुरोहितों के नाम की सूची थी वो जारी की। उसमें भी सरकार ने क्या किया कि बद्रीनाथ धाम से जो नाम प्रेषित किए गए थे हमारी पंचायत की ओर से, उसमें से जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं को, जो तीर्थ पुरोहित भी नहीं है उसमें से 2 लोग, उन लोगों को जो है कमेटी में संतुष्ट नहीं है उस रिपोर्ट से? जी नहीं, हमें पूरा तो यह है कि सरकार ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए, या जो हमारा आंदोलन उग्र हो रहा था उसको जो है कम करने के लिए सरकार ने जो है एक सुनियोजित तरीके से, एक तकनीकी चाल चलते हुए जो है हाई पावर कमेटी का गठन करके हमारे जो यात्रा चल रही थी, उनको सरकार को पता था कि यात्रा के दौरान हो सकता है कि हमारा आंदोलन उग्र हो, तो इस सबको ठंडा करने के लिए ही ये हाई पावर कमेटी हमारा। सवाल मेरा ये है कि क्योंकि आंदोलन की रूपरेखा बदलने की बात कर रहे हैं, अभी तक आपका आंदोलन चारों धामों में चल रहा था, वहीं आप सरकार से मांग कर रहे थे, अब आंदोलन की रूपरेखा क्या रहने वाली है? आप क्या इसमें नया क्या करने वाले हैं? क्या देहरादून में होगा कुछ आंदोलन? क्या नया क्या रहेगा? देखिए, जो है अभी हमारी कोर कमेटी की जो बैठक होगी उसमें जो आम सहमति बनेगी, उसके बाद जो है हम अभी खुलासा करेंगे कि अभी प्रेस होगी इसके बाद, और उसमें हम इस बात को खुलासा करेंगे कि हम लोग अब 1 दिसंबर से क्या करने जा रहे हैं इसमें। तो राजन, देखिए इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है क्योंकि अभी बोर्ड की बैठक होनी है, तमाम जो कार्य समिति के लोग हैं उनमें कुछ पदाधिकारी भी आने बाकी हैं, वो यहाँ देहरादून पहुंचेंगे, उसके बाद आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन इतना मैं जरूर बता दूं कि जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो ये है कि देहरादून में भी एक बड़ा आंदोलन यहाँ किया जाएगा। उसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश में भी रणनीति बनाई जा रही है कि वहाँ के तीर्थ पुरोहितों को इकट्ठा किया जाए, वहाँ पर भी बड़ा आंदोलन किया जाए। तो इस तरह की आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। 30 तारीख का वक्त अभी है, लेकिन अभी क्योंकि 27 तारीख को ये एक्ट पास हुआ था, 27 तारीख को तमाम तीर्थ पुरोहित हाथ में काली पट्टी बांधकर 27 तारीख के दिन को काली दिवस के रूप में मना रहे हैं, ताकि सरकार पर दबाव जाए और जो कि देवस्थानम बोर्ड है वो भंग कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज, आपका भी, और देवस्थानम बोर्ड के विरोध में जो संघर्ष समिति बनी है उनके प्रवक्ता का भी हमसे बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पुलवामा में 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने वाले शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। दिल्ली में आयोजित अलंकरण समारोह में उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल और मां ने राष्ट्रपति से पुरस्कार ग्रहण किया। दरअसल देहरादून के रहने वाले विभूति ढोंडियाल जम्मू कश्मीर में हुए 2019 में हुए सैन्य अभियान में शहीद हो गए थे। पुलवामा हमले के बाद जैश ए मोहम्मद के खिलाफ चले ऑपरेशन में शहीद हुए मेजर विभूति ढोंडियाल ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। मेजर विभूति ढोंडियाल, राष्ट्रपति ने उनके अलावा और भी कई वीरों को पुरस्कृत किया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के हीरो ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को भी वीर चक्र दिया गया। लेकिन आप देखिए शहीद मेजर को आखिरी सलाम की तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर हैं, जब उन्हें विदाई दी जा रही थी पूरे सैनिक सम्मान के साथ, भावभीनी श्रद्धांजलि थी, उसकी तस्वीरें भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। और आज जब शौर्य चक्र प्रदान किया गया मरणोपरांत शहीद मेजर ढोंडियाल को, जिन्होंने शहीद होने से पहले 5 दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था, वो तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर। शहीद मेजर ढोंडियाल को शौर्य चक्र दिया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मरणोपरांत। दोनों ही तस्वीरें, आज की तस्वीर और जब उन्हें अंतिम विदाई दी गई थी उस वक्त की तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर। शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल शौर्य चक्र मरणोपरांत। इसके अलावा नायब सूबेदार सोमवीर को भी शौर्य चक्र दिया गया मरणोपरांत। प्रकाश यादव को भी आज कीर्ति चक्र दिया गया मरणोपरांत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये
पुरस्कार इन शहीदों को दिए, उनके परिवार के लोगों को दिए मरणोपरांत। राष्ट्रपति भवन में जो समारोह हुआ उसमें ये पुरस्कार दिए गए और उत्तराखंड से शहीद मेजर विभूति शंकर ढूंढियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया गया है। इसी क्रम में 5 दुश्मनों को मौत के घाट उतारने के बाद देश के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया। चार तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति भवन में जो सम्मान समारोह हुआ उसकी तस्वीर है। पाकिस्तानी F-16 को मार गिराने वाले अभिनंदन को आज वीर चक्र दिया गया। शहीद मेजर ढूंढियाल को शौर्य चक्र दिया गया। उनकी पत्नी अब सेना में अफसर बन चुकी हैं। आप उन्हें भी देख सकते हैं, उन्होंने भी पुरस्कार ग्रहण किया मरणोपरांत मेजर शहीद विभूति शंकर ढूंढियाल के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और इसी बीच कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का भी गठन हो चुका है। लेकिन हरीश रावत चाहते हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम 15 दिसंबर के बाद ही शुरू करे। हरीश रावत ने कमेटी को सलाह दी है कि अभी अगर प्रोसेस शुरू होता है तो इससे चुनावी तैयारियों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। स्क्रीनिंग कमेटी के गठन का हम स्वागत करते हैं, मगर एक रिक्वेस्ट मैं अध्यक्ष जी से भी करना चाहूँगा और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जी से भी करना चाहूँगा, दिसंबर 15 के बाद ही प्रोसेस स्टार्ट की जाए, क्योंकि उससे पहले कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो हमारी चुनावी तैयारियों पर असर विपरीत पड़ेगा। पौड़ी शहरवासी इन दिनों सर्दी के दौर में पेयजल की किल्लत से दो चार हो रहे हैं। यहाँ कई बार 1 से 2 दिन छोड़कर ही शहरवासियों को जल संस्थान पेयजल आपूर्ति करवा पा रहे हैं और इससे नियमित तौर पर पेयजल आपूर्ति के न होने से स्थानीय जनता की दिक्कतें बढ़ गई हैं। ऐसे में स्थानीय जनता एक पेयजल आपूर्ति के नियमित तौर पर न होने से जल स्रोतों पर एक बार फिर से निर्भर होने लगी है और मीलों चलकर जल स्रोतों से पेयजल आपूर्ति कर रही है। देखिए, ये पौड़ी पूरी तरीके से पानी की समस्याओं से लगातार ग्रस्त चल रहा है। यहाँ पे तमाम कोई भी बड़ा नेता आता है, यहाँ के लोग सब कहते हैं कि पानी की वो होना चाहिए। नानघाट की योजना है, श्रीनगर की योजना है, लेकिन दुर्भाग्य यहाँ के नेता, यहाँ के अधिकारी सारे के सारे, मुझे तो लगता है सब लोग करप्ट हो रहे हैं और अपना आराम से, उन्हें जनता की कोई समस्या से मतलब नहीं है। पानी रुक रुक के आ रहा है, एक दिन बाद आ रहा है। पानी की समस्या एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है और इन सभी लोगों को समझ जाना चाहिए कि अगर ये पानी की समस्या दूर नहीं हो तो एक बहुत बड़ा आंदोलन इन लोगों के खिलाफ किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी ये सब लोग हैं। हमारे यहाँ पौड़ी में 2 तरफ की है व्यवस्था, एक नानगढ़ से है और एक श्रीनगर से है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। कभी कभी कोई फॉल्ट आ जाने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है और जहाँ से डिमांड आती है तो वहाँ पे टैंकर वगैरह भी भेज करके हम लोग सप्लाई नॉर्मल रखते हैं। और एक बड़ी खबर देहरादून से है। विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। निर्वाचन आयोग ने तैयारी तेज कर दी है। सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग के लिए एक टीम गठित की गई। सोशल मीडिया प्रचार पर भी आयोग की नजर रहेगी। नेताओं के सोशल मीडिया के प्रचार पर नजर रखी जाएगी। भड़काऊ या किसी भी तरह के गलत मैसेज पर कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया के खर्चे पर भी चुनाव आयोग की नजर रहेगी। प्रचार के लिए भी नेताओं को अनुमति लेनी होगी। बड़ी खबर, सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग करेगा निर्वाचन आयोग। उस पर क्या खर्च किया जा रहा है, इस पर भी आयोग की नजर रहेगी। नेताओं को परमिशन लेनी होगी और भड़काऊ या किसी भी तरह के गलत मैसेज पर कार्रवाई होगी। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तरकाशी से है। वहां पर शीतकाल के लिए प्रवास मां गंगा के पूरे विधि विधान से हर दिन पूजा अर्चना की जा रही है। 5 मंदिर समिति की ओर से मां गंगा की पूजा होती है और श्रद्धालु भी भारी संख्या में दर्शन करने वहां पर पहुंच रहे हैं। मां गंगा के गंगोत्री में कपाट बंद होने के उपरांत मां गंगा अपने शीतकालीन प्रवास मुखीमठ में विराजमान हो चुकी है और यहाँ पर निरंतर 6 माह तक मां गंगा की जैसे पूजा परंपरा के अनुसार और नियम के अनुसार गंगोत्री में होती थी, वैसे ही पूजा और दर्शन मां गंगा के मुखीमठ शीतकालीन प्रवास स्थान पर होते रहेंगे। यहाँ पर श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन और पूजा
कर सकते हैं। जय गंगा मैया की। आजकल इधर उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट बंद होने और देवडोलियों के शीतकालीन गद्दी स्थल में विराजमान होने के बाद शीतकालीन यात्रा का भी विधिवत आगाज हो चुका है। अब देश विदेश के भक्त शीतकालीन मंदिरों में आकर अपने आराध्य के दर्शन कर सकते हैं। पंचकेदार शीतकालीन गद्दी स्थल और ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ का विशेष महात्म्य है। मान्यता है कि जो भक्त किसी कारणवश केदार और मदमेश्वर भगवान के दर्शन नहीं कर पाता है, वो ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने से उसे पंच केदारों के दर्शन का लाभ अर्जित होता है। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवम सर्व पाप प्रणाशनम। यह जो स्थान है शीतकालीन पूजा का स्थान है। सभी देश विदेश के भक्त लोगों से यह अनुरोध है कि इस स्थान पे आकर के भी वह भगवान केदारनाथ जी और द्वितीय केदार मदमेश्वर जी के साथ साथ पांचों केदार की संपूर्ण यात्रा का फल ले सकते हैं। भगवान के पांचों रूपों के दर्शन कर सकते हैं और पांचों केदारों का आशीर्वाद ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मसूरी में रविवार की शाम बडोनी चौक के पास SBI बैंक के सामने पर्यटक और स्थानीय लोगों के बीच वन वे में जाने को लेकर झड़प हो गई। दरअसल पर्यटक वन वे का उल्लंघन कर वन वे में जाने की जिद करने लगे, जिस पर स्थानीय लोगों ने कहा कि वन वे पर नहीं जाया जा सकता। इसको लेकर पर्यटक ने स्थानीय लोगों के साथ अभद्रता की मारपीट की। मामला हाथापाई पर उतर आया और एकाएक पर्यटक ने अपनी पिस्तौल निकालकर पहले स्थानीय लोगों पर तानी, फिर हवाई फायर कर दिया, जिससे कि अफरा तफरी फैल गई। यहाँ से जा रहे थे तो कैलसन के पास वन वे, तो ये हमारी गाड़ी के आगे आ गया। हमने बोला वन वे है तो आप नीचे से चल जाएं। हाँ। तो ये बोलने लग गया कि नहीं हमें ऊपर से जाना है। मैंने कहा वन वे है, आप नीचे से चल जाइए। तो ज़बरदस्ती करने लग गए और गाड़ी से उतर गए, बदतमीजी करने लग गए। फिर हमने बोला भाई जाने दो, और बदतमीजी करके इसने सीधा गन निकाल ली अपनी। गन निकाल के सीधा इसने फायर कर दिया। कितने राउंड फायरिंग करी? इसने 1 राउंड करा और आते आते फिर भाई जी ने यहाँ पे पकड़ा इनको। हाँ। और ये अपने होटल में छिप गए।